आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है। तो चलिए हम आज इस डिस्कशन करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की अगर इंपॉर्टेंस की बारे में बात की जाए तो आज के चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नए एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग इसमें लिमिट टेस्ट के बारे में लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना है। और इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली थ्योरेटिकल पार्ट में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लिमिट टेस्ट से। इसलिए आज के जो चैप्टर की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का कंप्लीट वीडियो आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इरर्स के बारे में, इम्प्योरिटीज़ के बारे में, लिमिट टेस्ट के बारे में और स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हमें बेसिकली इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना क्या है, क्योंकि कई बार आइडिया ही नहीं लग पाता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये चीज़ें पहले क्लियरिफाई कर ली जाए कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके अंतर्गत स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इरर्स, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर, इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, यानी कि लिमिट टेस्ट आप लोगों को बताया इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड्स, सल्फेट्स, आयरन, हैवी मेटल एंड आर्सेनिक। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इस चैप्टर के दौरान पढ़नी है। इसके पहले हमने कई लेक्चर्स पढ़े हैं, उसमें हमने कवर किया है फार्माकोग्नोसी का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और उसके अलावा सोशल फार्मेसी का। आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि पिछले लेक्चर सोशल फार्मेसी में कुछ लोगों ने बताया कि सर कुछ वर्ड के जो मीन्स है वो छूट गए थे, आप कुछ वर्ड्स को नहीं बता पाए थे। तो ये आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगा है, और मैंने वीडियो को एनालिसिस भी किया है, तो उसमें लगा कि कुछ वर्ड छूट चुके हैं। और हमने ये देखा कि अब देखिए वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसकी वजह से कुछ लेक्चर मतलब जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट जो भी पॉइंट्स है और जो भी वर्ड है आपको क्लियरिफाई कर दिया जाए। और इसके अलावा अगर आपको कोई वर्ड या कोई पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of the organic chemistry, molecule and compounds in combination with structural and chemical biology and pharmacology for producing the pharmaceutical drugs and medicine। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बारे में जानते हैं। उसके अलावा उसका जो केमिकल बायोलॉजी होता है उसमें कौन कौन से केमिकल्स का पार्टिसिपेंट होता है, उसके अलावा जो उसकी फार्माकोलॉजी कैसे होती है और उसमें कौन कौन सी ड्रग बनाई जाती है और मेडिसिन बनाने में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेसिकली यह एक मेडिकल साइंस ऐसी होती है जिसमें हम ड्रग में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में हम जानते हैं। अब वो केमिकल्स ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, सारी चीज़ें हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मा का मतलब हो गया ड्रग्स और केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल्स के बारे में, यानी कि ड्रग में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में नॉलेज रखना ही क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंप्राइजेज ड्रग डेवलपमेंट एंड इन द स्टडी ऑफ द ड्रग। वही बताया आप लोगों को कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है वो ड्रग डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है और ड्रग की स्टडी में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी ड्रग की स्टडी का मतलब केमिकल्स की स्टडी में हेल्प करती है। दिस इंक्लूडिंग ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, हमने मान लीजिए फूड लिया तो फूड का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और उसकी डिलीवरी होगी। ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत भी देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ड्रग प्रिपेयर किया जा रहा है, यानी कि उसमें कोई केमिकल यूज किया जाएगा, अब उसके केमिकल के बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो हमारी बॉडी में कब मेटाबोलाइज होगा, कब उसका एब्जॉर्प्शन होगा और कहाँ से कहाँ तक वो डिलीवर होगा। ये सारी जानकारी हम किस में लेते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। दे कंटेन्स ड्रग केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स एंड क्योर ऑफ रेमेडीज डिजीज। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, क्वालिटी इंश्योरेंस में भी हेल्प करती है। किसी ड्रग की क्वालिटी कैसी है उसमें भी देखा जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल्स को देखा जाता है कि वो केमिकल सही है या नहीं सही है। ये सारी चीज़ें क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर आती है। मेटाबॉलिज्म आप लोगों को मैंने बताया, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक एंड क्योर द रेमेडीज डिजीज। और डिजीज के अकॉर्डिंग कौन सा केमिकल, रेमेडीज का मतलब होता है निदान करना, किसी चीज़ का मतलब कि उसको निरोग करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है, रेमेडीज का मतलब होता है। ठीक है, तो किसी भी डिजीज से आपको छुटकारा दिलाना या निदान करने का काम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, कि कौन सा केमिकल आपकी बॉडी पे कैसा इफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, तो सीधा सिंपल समझिएगा कि जो भी हमारा ये सब्जेक्ट है ना, चाहे फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोलॉजी हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट हमारी एक बंद मुट्ठी की तरह होते हैं। यानी हमारी जो हाथों की उंगलियां होती हैं उसकी तरह होते हैं।
यानी कि सभी अंगुलियों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, और जब अंगुलियां एक साथ जुड़ जाती हैं तब जाके मुट्ठी का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो सब्जेक्ट है हमारे, वो एक तरह से अंगुलियों का काम करते हैं, और जब तक अंगुलियों को आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक साथ समावेश करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो लोग बोल रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, तो आप लोगों को बेसिकली मैं बता दूं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स तो लगभग सेम होता है, यानी देखिए केमिकल्स तो लगभग सेम होगा, केमिकल्स तो डिफरेंस होने नहीं है, लेकिन हाँ उसमें रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर आप लोगों को रिवाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग केमिस्ट्री जब भी पढ़िए तो उसको रिवाइज किया कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आगे लेक्चर्स में हम कुछ स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, कैसे आप पढ़ सकते हैं और कैसे आप इसको अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कैसे इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में क्या होगा, ड्रग इंडस्ट्री है तो उसमें ड्रग बनाई जाएगी। अब ड्रग के अंतर्गत कौन कौन सा केमिकल यूज होना है या कौन कौन सा केमिकल हमें मिलाना है, ये सारी चीज़ें कौन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि ये डिपार्टमेंट किसका है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट प्रोफेशनल जॉब, अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मान लीजिए पारंगत है, अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एम फॉर्म किए हैं या बी फॉर्म भी किए हैं तो आपको प्रोफेशनली जॉब कर सकते हैं, ठीक है। किसी को टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं और टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोफेशनल जॉब। नेक्स्ट है ड्रग एनालिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पारंगत हैं तो ड्रग एनालिसिस में जा सकते हैं। ड्रग एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, ड्रग में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है और कौन सा केमिकल प्रेजेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस कर सकते हैं। न्यूक्लियर फार्मेसी में भी केमिकल्स का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर फार्मेसी जैसे जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें क्या केमिकल्स यूज किया जाता है, उनको कूलिंग करने के लिए केमिकल्स यूज किया जाता है। अब कौन कौन सा केमिकल यूज होगा और कौन कौन सा केमिकल नहीं यूज होगा, ये तो कोई केमिस्ट्री वाला ही बता सकता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी यानी कि किसी भी ड्रग की क्वालिटी में कौन सा केमिकल कितना अमाउंट में है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करने वाले कौन होते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले होते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है क्वालिटी को एश्योर करना, यानी कि जो भी केमिकल मिलाया गया है वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा या हेल्पफुल होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले ही करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा और भी स्कोप है एक्सपेरिमेंटल सेक्टर। इससे एक्सपेरिमेंटल सेक्टर का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए बैचलर फार्मेसी में ही जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट किसके अंडर किया जाता है, या तो कोई केमिस्ट्री में पारंगत हो या केमिस्ट्री में एम फॉर्म किया हो या पीएचडी किए हो, उनको ज़्यादा नॉलेज हो, उसके केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वही कराते हैं। तो इस प्रकार अगर आप पूरे नॉलेज पर्सन है यानी फुल नॉलेज आपके पास है तो आप एक्सपेरिमेंटल सेक्टर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल स्टडी में भी फार्मास्यूटिकल वाले पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे, किसी भी केमिकल्स की स्टडी करेंगे, यानी कि वो केमिकल कहाँ पे बाइंड होगा, कैसे बाइंड होगा, ये भी किसके अंतर्गत होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही होता है। तो ये सारे स्कोप हो गए फॉर डिजीज के डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डिजीज डायग्नोसिस मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए ब्लड की टेस्टिंग करनी है तो ब्लड टेस्टिंग में क्या केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं, तभी तो ब्लड की टेस्टिंग होती है। तो इस प्रकार भी बहुत ज़्यादा यूज होता है यानी कि स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को मैंने इसका मतलब समझा दिया कि क्या क्या होता है। आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आपको अगर इतनी हेडिंग पता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, प्रोफेशनल जॉब में, ड्रग एनालिसिस, न्यूक्लियर फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेक्टर, फार्माकोलॉजिकल स्टडी एंड डिजीज डायग्नोसिस में होता है इसका स्कोप, ठीक। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एरर बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है। एरर्स डिफाइन एज द डिफॉर्मिटी प्रेजेंट इन एनी मेजरमेंट बाय एडिशन ऑफ एनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इन द फार्मास्यूटिकल साइंस। एरर आर इंड्यूस्ड बाय द डिफेक्टिव इक्विपमेंट एंड मेथड। एरर की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। एरर क्या होता है, एरर वह डिफॉर्मिटी होती है, यानी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है बाई एडिशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, किसी भी वजह से अगर उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, हम एरर बोलेंगे, ठीक है। इन द फार्मास्यूटिकल साइंस एरर आर इंड्यूस्ड बाय द डिफेक्टिव इक्विपमेंट एंड मेथड। और फार्मास्यूटिकल साइंस जो हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस होती है, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर उसमें हम डिफेक्टिव एपरेटस लेंगे, यानी कि इक्विपमेंट लेंगे, जिसमें भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसका इक्विपमेंट गलत हुआ तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। अगर मेथड गलत हुआ तो भी एरर आ जाएगी। इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री एरर आर इफेक्ट द मटेरियल प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एक्यूरेसी आर प्रेसिजन। तो कोई भी एरर है, अगर किसी भी मटेरियल में एरर आ जाता है तो उस मटेरियल की जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी यानी कि उसकी
समझ, रिलायबिलिटी उसके काम करने की क्षमता वो कम हो जाएगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना। मेनली रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना, सेम उसी की तरह बनना रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, वो भी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। एंड एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, और प्रेसिजन यानी कि प्रेसिजन भी शुद्धता ही होती है बस, लेकिन रेंजिंग क्वांटिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिफेक्ट में आ जाएंगी। ठीक है, ड्यूरिंग एन एनालिसिस द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, यानी कि जब हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, ड्रग की एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मैनर में करना चाहिए। हाईली एक्यूरेट का मतलब पूरी शुद्धता के साथ, और जो प्रिसाइज मैनर ये भी शुद्धता का ही होता है ना, तो इसलिए हमें पूरी तरह से शुद्धता से काम करना चाहिए। हाउएवर इट इज नॉट हैपनिंग इन ऑल द केसेस बिकॉज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरर, और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा कोई भी वर्क पूरी तरह से 100% शुद्धता से कर लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में एरर प्रेजेंट हो ही जाता है। ठीक है, दिस एरर में भी प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभी क्या होती है, एरर जो है अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि आप उसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि आप उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एरर हुआ है आप उसके बारे में जान पाएंगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेटिव नेचर एरर आर द कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। कैलकुलेटिव यानी कैलकुलेशन बेस्ड जो एरर होता है वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको आगे वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम एरर्स को एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क, आपको अगर मिल्क पीना है तो आप डायरेक्ट मिल्क पियेंगे। अगर गलती से उसमें, अगर आप दही नहीं खाते हैं तो अगर उसमें गलती से नींबू की 2-4 बूंद पड़ गई, नींबू यानी एसिडिक होता है, अगर दूध में नींबू पड़ गया तो क्या होगा, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। यानी कि दूध फट जाएगा, यानी कि दूध से दही भी बन जाएगा। नींबू से दही भी बनाते हैं लोग, तो उससे दही बन जाएगा, जबकि आपको दही पसंद नहीं है। तो समझिएगा आपके लिए जो नींबू है वो क्या हो गया, ईरर की तरह काम करेगा। एक तरह से ईरर आ गई ना दूध में, यानी कि जो मिल्क था, मिल्क में नींबू पड़ गया, यानी कि ईरर आ गई। अब ईरर आने की वजह से वो किस में मॉडिफाई हो गया, दही में मॉडिफाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गई ईरर। अब सपोज दैट, मान लीजिए आपको दही खाना पसंद है, कभी कभी ऐसा भी होता है, समझिएगा, आपको दही खाना पसंद है तो दूध में आप जानबूझ के नींबू को डालेंगे। हालांकि नींबू क्या है, ईरर है, लेकिन वो क्या नुकसान हुआ, नहीं नुकसान नहीं किया, कभी कभी वो हेल्पफुल इफेक्ट भी देता है। तो सभी ईरर्स जो हैं वो हमेशा हार्मफुल हो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी वो हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो आज का आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे, एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन्स वैल्यू एंड ट्रू एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आई है उसमें से अगर हम जो इनिशियल वैल्यू था, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, उसको अगर माइनस कर दें तो हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो एब्सोल्यूट एरर का एक फार्मूला है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्स मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर मीन्स वैल्यू का मतलब कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी वैल्यू आप डिफाइन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, मेजर मीन वैल्यू बोलेंगे। और ट्रू वैल्यू का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो पहले से ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली निकाली गई हो, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया मेजर्स मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। एब्सोल्यूट एरर यानी कि दो क्वांटिटीज आपको दे दी जाएगी, एक मेजर्स मीन वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू, आपको निकालना होगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है और मे भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब मेजर्स मीन वैल्यू ज़्यादा होगी और ट्रू वैल्यू कम होगी, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब मेजर्स मीन वैल्यू कम होगा और ट्रू वैल्यू ज़्यादा होगी तब क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर। आप लोगों को समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर्स क्या होती है। रिलेटिव एरर्स इज डिफाइंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर्स बाय द ट्रू वैल्यू। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज दैट इज बाय द मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव एरर बाय 100 और बाय एक्सप्रेसिंग इट पर पार्ट पर 1000 बाय मल्टीप्लाइंग द रिलेटिव एरर बाय 1000। रिलेटिव एरर बेसिकली क्या होता है, मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। इसे क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव एरर बोलेंगे। तो रिलेटिव एरर का बेसिकली फार्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, और एब्सोल्यूट एरर का हम फार्मूला जानते हैं मेजर मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो आप रिलेटिव एरर्स की भी क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको रिलेटिव एरर पूछा जाएगा तो आप इजिली बता सकते हैं। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो परसेंटेज में किया जाता है। अब परसेंटेज में किया जाता है तो उसको 100 से अगर इन मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। इसके अलावा अगर पार्ट पर थाउजेंड्स की अगर बात करें तो उसमें अगर 1000 से इंटू कर देंगे तो पार्ट पर 1000 में उसका आंसर आ जाएगा।
ये हो गया रिलेटिव एरर। ठीक है, आगे हम समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसके थ्रू समझते हैं कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर होती क्या है बेसिकली। तो इन द टी लीव्स एक्चुअल कंटेंट ऑफ द कैफीन इज 3.50 इफ and if any analyst are analyze the tea leaves and determine the caffeine content is 3.75%, then determine the absolute and relative error in percentage as per 1000। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो एक्चुअल जो हमारा टी होता है उसमें कैफीन का कंटेंट होता है 3.50, जबकि किसी एनालिस्ट ने इसको एनालिसिस किया और उसने पाया कि 3.75% है उसका। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया एक, तो चलिए इसके आंसर को हम समझते हैं। इसके आंसर में अगर हम देखा जाए तो एक्चुअल कैफीन का जो कंटेंट है वो कितना है 3.50 है, लेकिन जो मेजर्ड कैफीन काउंट है वो कितना है 3.75 है। इस प्रकार देन हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू यानी 3.75 और माइनस 3.50, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.25। ये क्या होगी, हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। अगर रिलेटिव एरर है पूछ रहा है उसको, अगर परसेंटेज में पूछा है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर यानी कि 0.25 अपॉन एक्चुअल कितना है 3.50 और इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7.14 आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। और वही रिलेटिव एरर पार्ट पर 1000 पे अगर बात करें तो 0.25 अपॉन 3.50 यानी ये एक्चुअल हो गया और ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे ये होगा हमारा रिलेटिव एरर इन पार्ट पर 1000। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स एरर कैटेगराइज इनटू टू प्रिंसिपल पे, डिटर्मिनेट आर सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं और इनडिटर्मिनेट आर रैंडम एरर भी बोलते हैं। दो टाइप्स का मेनली एरर होता है, वो होता है डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमेटिक एरर, इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर के बारे में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे डिटर्मिनेट आर सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। डिटर्मिनेट क्यों बोला गया है, क्योंकि इस एरर को डिटरमाइन किया जा सकता है यानी कि इसका रीजन बताया जा सकता है और ये सिस्टमैटिक होता है, ये एक सिस्टम से होता है, इसको हम इजिली जान सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम सिस्टमैटिक एरर्स भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर आर अराइजेस ड्यू टू द रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग मेजरमेंट यानी कि पिपेट्स, ब्यूरेट, वॉल्यूम फ्लक्स एंड फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेटेड बैलेंस एंड मशीनरी सिस्टम। तो सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो किस प्रकार आती है, वो रॉन्ग मेजरमेंट के कारण आती है। अगर आप पिपेटिंग कर रहे हैं या पिपेट्स के थ्रू केमिकल्स को कर रहे हैं तो उसमें भी रॉन्ग हुआ तो आपका क्या होगा, एरर आ जाएगी उसमें। ब्यूरेट्स है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स है, अगर उसमें कहीं एरर है तो आपका जो अमाउंट होगा वो जितना आपको लेना चाहिए उतना अमाउंट नहीं ले पाएंगे, यानी कि उसमें भी एरर आ जाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेट या सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। इसके अलावा फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गलती है, जैसे कैलिब्रेटेड बैलेंस, यानी कैलिब्रेटेड बैलेंस का मतलब क्या होगा कि जो हमारी वेइंग मशीन होती है यानी कि उसकी कितनी शुद्धता होती है, जो मशीन होती है उसकी शुद्धता, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो भी हमारा क्या एरर आ सकता है। इसके अलावा मशीनरी सिस्टम, कोई भी मशीन है यानी कि जो भी हम ड्रग्स बनाते हैं उसमें मशीन का यूज़ किया जाता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो भी एरर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें सिस्टेमिक एरर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनालिस्ट बिकॉज इट इज इजिली डिटेक्टेबल एंड कैन बी एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। यानी कि जो भी ये सिस्टमेटिक एरर होता है ये कंट्रोल होता है, एनालिस्ट के कंट्रोल में आता है। जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ही कंट्रोल में है कि एरर होना है या ना होना है। इसे इजिली क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जा सकता है और इसके अलावा इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर, ड्यू टू द यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट आर लो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स एरर आर अराइज्ड इन द एनालिटिकल प्रोसीजर, इट इज इजिली चेकेबल बाय द एनालिस्ट। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए आप सपोज डेट यूज कर रहे हैं, अभी हम लोगों के साथ ही घटना है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें एक बीकर था और एक क्या था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स था। तो बीकर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में जो वॉल्यूम था उसका डिफरेंस था, उसमें क्या था, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का जो वॉल्यूम था वो अलग आ रहा था और जो हमारा बीकर था उसकी जो रीडिंग है वो गलत आ रही थी। तो इस प्रकार कई बार फॉल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर, कई बार आपका इंस्ट्रूमेंटल या अपरेटस एरर होता है, उसमें एरर आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शनल एरर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ काइंड ऑफ द एरर चेंजेस विद द साइज ऑफ द सैंपल इन द such a fashion that our relative error remains constant. It is easily incorporated by the material by directly interferes in the analytical process. प्रोपोर्शनल एरर का मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो मटेरियल साइज है, मटेरियल साइज में कोई डिफेक्ट आएगा यानी कि कोई भी डिफरेंस आएगा तो उसमें भी एरर होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि साइज पे भी डिपेंड करेगा एरर, यानी कि मटेरियल की साइज पे भी डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप की साइज ली है उस पर एरर। तो एरर क्या, रिलेटिव एरर तो सेम ही होगा क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट एरर सबका क्या आना है, सेम ही आना है
और उसके बाद ट्रू वैल्यू भी सेम ही है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, हमेशा इसमें सेम ही आएगा। इसके अलावा एरर किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। अगर सैंपल का जो आप साइज लिए हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का साइज है तो डिफरेंट डिफरेंट एरर आ सकती है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पर्सनल एरर, एरर्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू द carelessness or ignorance and lack of the skill. This error is also called operative error. It is occurs by who are handling the method of analysis. जो ये पर्सनल एरर है ये आपके थ्रू ही आता है, यानी पर्सनलाइज आपके थ्रू आता है। अगर आप मान लीजिए इफेक्ट आप में क्या है, कोई इफेक्ट है, अगर आप प्रॉपरली ग्लव्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आपके पास अगर कोई एरर है तो वो सीधे मटेरियल में पहुंचेगी और वो मटेरियल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस प्रकार ये आपकी पर्सनल एरर, यानी इसे क्या बोलेंगे, पर्सनली एरर बोलेंगे। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी आप एरर आ सकता है। इसके अलावा पास स्किल नहीं है, यानी आपके पास प्रैक्टिस नहीं है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की, तो भी एरर आ सकता है। अगर पिपेटिंग होता है, स्टार्टिंग में पिपेट सभी लोग नहीं कर पाते हैं, पिपेटिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप पिपेटिंग इजीली कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंटल दौरान आपको पूरी चीज़ें सिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया पर्सनल एरर। नेक्स्ट आता है केमिकल और रिएजेंट एरर। केमिकल एरर्स आर बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी बिटवीन द यूजिंग केमिकल एंड रिएजेंट। केमिकल या रिएजेंट एरर का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, यानी उसमें कोई भी रिएजेंट होगा, अब दोनों के बीच में, केमिकल और रिएजेंट के बीच में क्या क्या रिएक्शन हो गई, अगर कोई गलत रिएक्शन हो गई या कोई रॉन्ग रिएक्शन हो गई तो क्या हो जाएगी, एक एरर का रूप ले लेगी। इस प्रकार केमिकल्स में भी एरर्स आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट एरर इन मेथोडोलॉजी, इट इज द मोस्ट सीरियस एरर इन एज द एरर अराइज ड्यू टू द फॉल्टी मेथड। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी मेथड आपको दे दिया गया है, इस मेथड के साथ आपको काम करना है, अगर आप उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, एरर आ सकती है, ठीक है। ये हो गई एरर ऑफ मेथोडोलॉजी। जैसे इनकम्प्लीट रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन इनकम्प्लीट हो रही है, को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है किसी भी इम्प्योरिटीज का, इस प्रकार एरर आ सकती है। इम्प्योरिटीज एंड कंटामिनेशन में आल्सो अल्टर द केमिकल रिएक्टिविटी एंड इंड्यूस द एरर। तो जो भी एरर होती है वो क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को क्या करती है, कंटामिनेट कर देती है, यानी खराब कर देती है, और केमिकल रिएक्टिविटी एंड इंड्यूस्ड एरर, और एरर को प्रोड्यूस करती है। जब हमारा केमिकल ही खराब हो जाएगा यानी कि उसमें एरर आ चुका है, और एरर आ चुका है यानी कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो चुका है। तो ये हो गया सोर्स, यानी कि ये हमने देख लिया सोर्स के बारे में, डिटर्मिनेट और सिस्टमेटिक एरर, और ये सारे किसके क्या थे, सोर्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर क्या होती है। इन दिस एरर वी आर नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक वेल नोन रीजन एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, सो इट आल्सो कॉल्ड एज एक्सीडेंटल एरर। यह एक ऐसी एरर होती है जिसका रीजन हम इजीली पता नहीं कर पाते हैं, जिसका इजीली हम रीजन पता नहीं कर पाते हैं, और ये इसे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल एरर होती है, यानी कि इसका रीजन हमें पता नहीं होता है, ये अचानक कहीं से एरर हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इंटरमिनेट या रैंडम एरर्स भी बोलते हैं। इट इज इंड्यूस्ड बाय द सेवरल सक्सेसिव मेजरमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द सेम एनालिस्ट अंडर द सेम कंडीशन एंड आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट। और ये एरर कब इंड्यूस होती है, जब आप एक ही प्रकार का मेजरमेंट कर रहे हैं और एक ही पर्सन द्वारा किया जा रहा है और एक ही प्लेस पे किया जा रहा है और एक ही कंडीशन में किया जा रहा है। याद रखिएगा, एक ही प्लेस पे एक ही मेजरमेंट द्वारा और एक ही एनालिस्ट द्वारा जब एक कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें जाहिर सी बात है बार बार आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें एरर आ जाती है। एरर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी में, जैसे मान लीजिए 3 एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ जाती है। तो ये आ जाती है जिसका आपको आइडिया भी नहीं लग पाता है कहाँ से एरर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, such accidental error will follow a random distribution pattern and mathematical law of probability can be applied to get net conclusion regarding the result। यानी क्या होता है, ये एक्सीडेंटल एरर होती है जिसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी कि रैंडमली क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आता है इसी प्रकार, इसीलिए तो हम इसको नहीं जान पाते हैं क्योंकि इसे रैंडमली हो जाता है। ये एरर जो होती है वो रैंडमली आ जाती है, इसका कोई ना तो रीजन पता होता है ना तो कोई सोर्स पता होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसको समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंडिटरमिनेट एरर आर डिफाइंड बाय दिस ग्राफ, यानी कि इंडिटरमिनेट एरर को डिफाइन करना है तो हम इस ग्राफ की सहायता से इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एब्सिसा, यानी कि भुज, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवीजन, यानी कि ऑर्डिनेट कोटी हैज द स्पेस ऑफ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर द प्रोबेबिलिटी कर्व। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी कर्व है। इसमें देखिए ऊपर, यानी कि जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस पे वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन है या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बोल सकते हैं, और जो वाई एक्सिस है इस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन है, डेविएशन की फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब इस ग्राफ को समझते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से इस ग्राफ को समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कई बार बात पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, इस ग्राफ का मेजरमेंट क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्राफ को देखे तो आप लोगों को बताना पड़ सकता है। इस समझिए, वेरी लार्ज एरर आर अनलाइकली टू अकर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो एरर है वो बहुत कम दिखती है, बहुत इसमें क्या है, ग्राफ में बहुत कम दिख पाती है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्मॉलर एरर्स अकर्स विथ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी देन द लार्ज एरर, ठीक है। यानी कि स्मॉलर एरर अकर, यानी कि जब ग्रेटर फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है ग्रेटर है उस टाइम हमारा एरर क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। कैसे कम है इसको हम समझाते हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। यानी कि ये फ्रिक्वेंसी हाई है तो यहाँ पे एरर कितनी है, यहाँ पे एरर 0, यानी कि यहाँ पे एरर है, एरर हमारा कहाँ है, यहाँ पे। लेकिन अगर यही फ्रिक्वेंसी कम होती चली गए
तो हमारा इरर कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इरर होगा हमारा, यहीं पे इरर होगा, ठीक है। तो इसे यही बता रहा है स्मॉलर इरर्स अकर्स विथ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी देन द लार्ज इरर, ठीक है। लार्ज फ्रिक्वेंसी पे इरर कम होगा और कम फ्रिक्वेंसी पे इरर ज़्यादा होगा, यानी कि इरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द इरर आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स अकर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो इरर है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इधर क्या है, नेगेटिव है, और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है। तो ये हो गया इंडिटरमिनेट इरर डिफाइंड बाय दिस ग्राफ, इस ग्राफ से हमने समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी टर्म क्या होती है, बेसिकली इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्यूरेसी क्या है, नियरेस्ट आर एक्यूरेट वैल्यू विच आर द मैचेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड द टर्म एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो ट्रू वैल्यू के बराबर आती है तो उससे हम क्या बोलेंगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यानी कि आपने जल्दी ही उस नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंचे, यानी कि उस नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। द कंपेरिजन इज नॉर्मली डन विद रिगार्ड टू द इरर एंड द एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इरर, यानी कि जो एक्यूरेसी और इरर में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि जब इरर बढ़ेगी तो यानी आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, यानी कि जो आपका एक्यूरेट रिजल्ट है वो क्या कम आता जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि इरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, यानी कि जब आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तब आपकी इरर कम होगी, और जब आपकी इरर ज़्यादा होगी तब आपकी एक्यूरेसी कम होगी, यानी कि दोनों में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्रेसिजन। प्रेसिजन बेसिकली ये भी इरर, ये भी एक्यूरेसी ही होती है, लेकिन इसको क्या रेंज इसकी डिफाइन होती है, कितने रेंज तक वर्क करना है ये इसकी रेंज डिफाइन होती है। तो प्रेसिजन आर डिफाइंड एज द एग्रीमेंट अमंगेस्ट अ क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, हाउएवर इट डज नॉट imply anything with respect to their relations to the true value, precision, designated reproducibility of the measurement when accuracy, but ironically a high degree of the precision may be not be necessary suggest accuracy। यही बता, इस पॉइंट का पूरे पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि जो एक्यूरेसी और प्रेसिजन होता है दोनों लगभग एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि प्रेसिजन में रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी कराई जाती है, यानी कि बार बार उस एक्सपेरिमेंट को कराया जाता है और उसकी रेंज डिसाइड की जाती है, यानी कि प्रेसिजन हमेशा शुद्धता को ही दिखाता है, एक्यूरेसी भी हमेशा शुद्धता को दिखाती है, लेकिन बस यही होता है कि इनमें क्या होता है, रेंजिंग होता है, प्रेसिजन में क्या होता है, रेंज बनाया जाता है। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा। एनालिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन मिल्क विद द रिस्पेक्ट टू वाटर एंड कंक्लूडेड, यानी कि कोई एनालिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है मिल्क पे और उसने निकाला है वाटर का, यानी कि मिल्क में वाटर का परसेंटेज निकाला 88.3 है, 85.4 है, 86.8 है, 88.5, 87.9 है, ठीक है। एक्चुअल वाटर का परसेंटेज जो मिल्क में होता है वो कितना होता है, 87 होता है, ये तो एक्चुअल जान चुके हैं। लेकिन अगर प्रेसिजन रेंज बोला जाए तो कितना होगा, 85.4 टू 88.5, ये उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिजन हो जाएगा। और जो एक्चुअल होता है इसे अगर इसी के आसपास रहता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, जैसे कि 86.8 निकल के आया है, 86.8 निकल, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेसी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही नियर है 87 के, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेसी बोलेंगे। अब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, एक्यूरेसी और प्रेसिजन आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इन द एनालिसिस सिग्निफिकेंट फिगर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, ये भी बेसिकली एक्यूरेसी और प्रेसिजन को ही दर्शाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट कंसिस्टेंट विद द मेजरमेंट प्रेसिजन। अगर आपको कोई भी रिजल्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका आंसर आ रहा है अगर वो डिजिट में है, तो डिजिट तो बहुत सारी हैं, जैसे आप देखते हैं डेसिमल के बाद बहुत सारी डिजिट आ जाती हैं कभी कभी, तो डिवाइड करने पे तो सभी को लिखेंगे तो क्या पॉसिबल नहीं है ना लिखना, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, कुछ हम सिग्निफिकेंट फिगर रख लेते हैं और यहीं तक हम उसको वैल्यू को लिखते हैं। तो ये होता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, 25.05 एंड 1350, इसमें अगर देखा जाए तो जीरो सो सिग्निफिकेंट नंबर एंड इट कंटेन्स द 4 सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें जो जीरो लगा हुआ है इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है, और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। जबकि इस एग्जाम्पल में इसका 0.00340 ओनली डिनोट्स द डेसिमल पॉइंट, इसमें जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, इसको दर्शा रहा है, बस इसको दर्शा रहा है कि डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहा है कि यहाँ डेसिमल यहाँ पे है और इसके बाद ये सारे डिजिट्स परसेंट है, बस इसका यही मतलब होता है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, उसको समझते हैं। इफ एनी ब्यूरेट measured the exact 7 ml या 7.3 ml because burette are graduated in small graduation per ml are divided into 0.1 ml 10 equal parts, but some are measured in the form of the significant figure like 7.34, it contains the 3 significant figure of which 2 are certain and 1 are uncertainty। तो अगर इसमें हम बात करें, कोई भी ब्यूरेट लेंगे तो ब्यूरेट में अगर आप मेजर करेंगे तो उस पर क्या होता है, रीडिंग होती है, जैसे 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 7 ये से होती है।
अब उस 1 ml को डिवाइड किया जाता है 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4, 0.5, 10, यानी कि 1 ml को डिवाइड किया 10 पार्ट में। तो आप तो 7 ml तक इजीली उसको कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब उसमें 7.3 दे देगा तो भी आप इजीली मेजर कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मान के कर लेते हैं। जैसे 7.34 मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, 7.3 मेजर करेंगे और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे क्वांटिटी, तो 7.34 हम मान लेंगे। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाता है। आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 7.34 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसमें एक को हम क्या बोलेंगे, जो 1 यानी 7 है उसे क्या बोलेंगे, सर्टेनिटी बोल देंगे, और यानी कि 2, 3, 4 को क्या बोल देंगे हम, अनसर्टेनिटी बोल देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें हाउ टू मिनिमाइज द इरर, अब इरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एपरेटस, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा कैलिब्रेशन उसकी शुद्धता को बढ़ा देंगे अगर इंस्ट्रूमेंट की, तो हम अपने इरर को रोक सकते हैं। एपरेटस को अगर अच्छी क्वालिटी के एपरेटस का यूज, अच्छी रीडिंग वाले एपरेटस का यूज करें तो भी हमारी इरर कम हो सकती है। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों ने देखा होगा, वेइंग मशीन देखी होगी एक्सपेरिमेंटल हॉल में। तो जो वेइंग मशीन होती है उस पर क्या किया जाता है, पहले सबसे पहले जो इसमें भी हमें मेजर करना है, जैसे मान लीजिए कोई बीकर भी लिया, बीकर में पहले क्या करते हैं हम, वेइंग मशीन पे बीकर को रख देते हैं, उसके बाद हम टेयर करते हैं। टेयर करने का मतलब क्या करते हैं, हम उसको जीरो करते हैं, यानी कि वही उसका कैलिब्रेशन पॉइंट होता है। तो उससे उसकी शुद्धता 100% आती है। अगर हम बीकर का मेजरमेंट करें और उसके बाद कोई मटेरियल डाल दें तो दोनों का हमें एक्चुअल काउंट करने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें टेयर कर देते हैं, जिससे कि बीकर रखने के बाद वो जीरो हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही हम मटेरियल रखते हैं तो वो उसकी रीडिंग को बता देता है। उसे क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, यानी शुद्धता होती है वो। नेक्स्ट, पर्सनल केयर स्किल रिक्वायर्ड, यानी कि किसी भी इरर को यानी कि रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए आपको पर्सनल स्किल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आप पर्सनली स्किल्ड हैं, आपके पास पर्सनली आप हाइजीनिक हैं, तो आप इरर को रिमूव कर सकते हैं। चूजिंग द सुटेबल एंड अनसुटेबल मटेरियल, और आपको इरर हटानी है तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए यूजफुल होगा और कौन सा मटेरियल जो होगा हमारे लिए हार्मफुल होगा। ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टेड द इम्प्योरिटीज कंट्रोल, यानी कि इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए आप एग्जॉस्ट का यूज कर सकते हैं। यानी एग्जॉस्ट यानी कि इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए आप किसी चीज़ का भी यूज करें, यानी एग्जॉस्ट करने के लिए किसी चीज़ से भी आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं। बस इम्प्योरिटीज़ हमारे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, इससे भी आप इरर से बच सकते हैं। अगर इम्प्योरिटी तो इरर ऑलरेडी आना है। ठीक है, इम्प्योरिटीज और इरर समझ लीजिए दोनों एक ही टर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों का रिलेशन एक ही तरह है। क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज आई तो इरर जरूर लेकर आएगी वो। अब वो इरर हार्मफुल होगा या यूजफुल होगा ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट, सच स्टडी केमिकल इवोल्यूशन एंड एनालिसिस, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन कीजिए और एनालिसिस कीजिए। जो भी केमिकल आपको मिला है उसके बारे में स्टडी कीजिए, उसका केमिकल एवोल्यूशन कीजिए, उसके बाद आप इरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर मेथडोलॉजी, प्रॉपर मेथडोलॉजी यानी कि आप उसके प्रॉपर मेथड को फॉलो कीजिए। जो भी हमें आपको जो भी मिला है, मेथड मिला है, उसको अगर प्रॉपर आप फॉलो करते हैं तो भी आप इरर को रोक सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेथड आप अपनी स्टडी में भी मेथड को लगा सकते हैं। अगर आप अपना एक मेथड बना लें पढ़ने का, अगर टाइमिंग बना लें आप कि हमें इतने घंटे से इतने घंटे तक, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में तो आप 5 सब्जेक्ट हैं, अगर 5 सब्जेक्ट को एक एक आवर्स में अगर डिवाइड कर लें पढ़ने के लिए, स्ट्रेटजी बना लें एक आवर की, तो आप इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये होता है मेथडोलॉजी। लेकिन अगर उस मेथडोलॉजी में अगर कोई भी डिफरेंस आया तो यानी कि आपका पूरा जो पढ़ाई पे फोकस रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर मेथडोलॉजी बोलते हैं। इसे प्रॉपर मेथडोलॉजी बोलते हैं। जैसे आप मेथड बनाएंगे वैसे आपका एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि जैसे आप स्टडी करेंगे, जैसे आप उसको सिलेबस बनाएंगे, उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और उस हिसाब से आपके नंबर आएंगे। जो सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छी तरह से आता है उसके क्या करिए, उसका टाइमिंग बढ़ा दीजिए, मेथडोलॉजी में मॉडिफिकेशन कर दीजिए। हाँ, इरर तो उसमें आ गई ना। अब ये तो कैसे इरर उसमें आपने की, अब ये इरर जो है आपके लिए क्या हुई, यूजफुल हुई। अगर उसमें अगर टाइम कम कर देते तो ये इरर क्या हो जाती है, आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो आप डायरेक्ट इरर को अपनी जो रियल लाइफ है उसे जोड़कर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक तरह से स्टडी की तरह आपका हो गया इरर का पॉइंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और रेगुलर इंटरवल पे टाइम पे पढ़ते रहिए। टाइम से जो भी पढ़ना है उसको पढ़ते रहिए, कम पढ़िए लेकिन टाइमली पढ़िए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, व्हाट इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज बेसिकली होता क्या है, इम्प्योरिटीज इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ द अनडिजायर्ड या अनएक्सपेक्टेड मटेरियल ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर एंड मे अल्टर्स द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि इम्प्योरिटीज एक अनडिजायर्ड सब्सटेंस होता है या अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस जो कि हमारे प्रोडक्ट में आके मिल जाता है और हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देता है। नेक्स्ट, द सब्सटेंसेज दैट आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल शुड बी प्योर इनफ टू बी यूज्ड सेफली बट इट इज डिफिकल्टेड टू ऑब्टेन अ एब्सोल्यूट प्योर सब्सटेंसेज। कोई भी सब्सटेंस है कभी भी आप उसको प्योर का 100% प्योर नहीं पा सकते, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज मिली रहेगी। और वो इम्प्योरिटीज क्या करेगी, एब्सोल्यूट यानी कि इम्प्योरिटीज कहीं ना कहीं उसमें मिली रहेगी। ठीक है, और वही आपके लिए डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट, जनरली द इम्प्योरिटीज इन द एक्सीडेंटल फैक्टर एंड सम टाइम इट इज डिपेंड ऑन द सेवरल मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चर टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन और प्योरिफिकेशन प्रोसेस।
यानी कि जब आप लोग एग्जाम्पल समझिए, कोई भी आप एक्सक्यूड निकाल रहे हैं, कोई भी प्लांट से आप एक्सक्यूड निकाल रहे हैं, अब उसमें जो भी एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं आप, अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हुई तो आप उसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। अगर आपका प्योरीफिकेशन मेथड सही रहा, अगर क्रिस्टलाइजेशन मेथड सही रहा तो उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहेगी। अगर उसमें मेथड गलत हो गया तो इम्प्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, और वो आपका फाइनल प्रोडक्ट में हार्म कर सकता है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई इम्प्योरिटीज के बारे में डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज में इंटर्स द फॉर्म्ड एंड ड्रग सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द एनी फॉलोइंग 3 स्टेजेस। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस टाइम भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, जैसे रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल, रॉक साल्ट कंटेन्स द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। द सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस सोर्स विल कंटेन ट्रेसेस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। यानी कोई भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, इससे पहले आपको देखना पड़ेगा उसमें कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं मिली है, या कोई इम्प्योरिटीज तो उसके अंदर नहीं है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जब आप रॉक साल्ट लेते हैं, रॉक साल्ट जब आप लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा होता है इम्प्योरिटीज, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अब ये प्रेजेंट होती है इसलिए जो सोडियम क्लोराइड हम बनाते हैं उसमें ऑलरेडी ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। ये हो गया रॉक साल्ट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने कौन सा रिएजेंट यूज किया है, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका प्रोसेस। द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग सब्सटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसमें जो केमिकल यूज हुआ है वो कैसा है। एग्जाम्पल समझिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज द मेनी केमिकल प्रोसेस, दिस एसिड ऑफन हैज लीड टू द प्रेजेंट इन इट। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट में कहीं कहीं लेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एनायन लाइक द क्लोरीन एंड सब सल्फेट आर कॉमन इम्प्योरिटीज इन द मेनी सबस्टेट्स बिकॉज द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली इन द प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल एनायन लाइक क्लोरीन और सल्फेट। जो हमारा क्लोरीन होता है और सल्फेट होता है, ये क्या होता है, एनायंस होते हैं। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो एनायन जो होता है उसमें क्या होता है, वो एक इम्प्योरिटीज की तरह काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का यूज होता है प्रोसेसिंग में। जब भी आप कोई भी केमिकल्स की प्रोसेसिंग कराते हैं तो उसमें HCl का और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का यूज होता है, ठीक है। अब दोनों का यूज होगा तो उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। एक में HCl अगर निकालते हैं तो क्लोरीन वाली इम्प्योरिटीज होगी, और सल्फ्यूरिक एसिड निकालते हैं तो सल्फेट वाली इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा आपकी इम्प्योरिटीज। Naturally, solvent play an important role in the next two main reagent, as most of the chemical reaction involved in these process are the solvent based. If proper quality and purity of the solvent is not assured, then it add to the impurities. अगर कोई भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी और प्योरिटी 100% नहीं हुई तो वो क्या इम्प्योरिटीज कॉज कर सकता है आपके सबस्टेंसेज में। और वाटर, एक वाटर क्या होता है, वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। रिएक्शन इक्विपमेंट्स क्या होता है, अगर रिएक्शन इक्विपमेंट, द रिएक्शन वेसल्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी मेटेलिक आर माइल्ड स्टील विद ग्लासेस लाइनिंग। एग्जांपल एसिड लाइक HCl इफ बाई चांस, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें भी उसकी भी प्योरिटी रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भी एक इम्प्योरिटी की तरह काम कर सकता है। एसिड लाइक HCl इफ बाई चांस कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। जो एसिड होता है हमारा HCl कभी कभी क्या कर सकता है, फ्लोराइड कंटेन कर लेता है। इट कैन ईच द ग्लासेस, और जो क्या करता है वो फ्लोराइड अगर है तो वो ग्लास के साथ रिएक्शन कर देता है और उसको खराब कर देता है। बिंग द मेटेलिक कंटेमिनेशन, ठीक है। लेड एंटीमनी बिस्मथ इट इज कैन क्रॉप अप एन इम्प्योरिटीज फॉर द वेसल। और लेड एंटीमनी बिस्मथ जी जो ये इम्प्योरिटीज होती है वो क्या करती है, ग्लास के यानी ग्लास वेसल्स होते हैं उन्हें इम्प्योरिटी की तरह काम करती है और उनसे रिएक्शन करके उसको खराब कर देती है, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सम इंटरमीडिएट which are produced during the manufacture may be carried out through the final product and as an impurity in the manufacturing process. Potassium iodide, the intermediate iodide in the main impurity. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हो तो उसके अंदर क्या बनता है, एक बनता है हमारा यानी कि बीच में बनता है क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब वो क्या इंटरमीडिएट होता है, कभी कभी वो हमारे प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड, द इंटरमीडिएट आयोडेट इज मेन इम्प्योरिटीज, ठीक है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड का आप बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड का आप बना रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं तो उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा, आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट बनता है। अब जो आयोडेट है वो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो एक तरह से इम्प्योरिटीज का काम करेगा। तो ये हो गया इम्प्योरिटीज के बारे में। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हैजार्डस। इन इंडस्ट्रियल एरिया द एटमॉस्फेरिक इज कंटामिनेटेड विद द डस्ट पार्टिकल सिलिका जेल कार्बन गैसेस। कभी कभी जो होता है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें एटमॉस्फेयर कंटामिनेट कर देती है, यानी एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सिलिका ग्लासेस हैं और कार्बन गैसेस हैं, ये सारे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट है उसको खराब कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा है ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, यानी प्यूरिफाइंग रिएजेंट सॉल्वेंट आर वेसल्स यूज, रिएजेंट यूज टू रिमूव अदर इंप्योरिटीज। कभी कभी रिएजेंट, एक रिएजेंट का यूज किया जाता है दूसरे रिएजेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है।
तो समटाइम्स सम केमिकल्स आर एडेड टू रिमूव आर टू पार्टिसिपेट अनदर सब्सटेंस, दिस मे बी आल्सो गिव राइज टू द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। कभी कभी एक केमिकल दूसरे केमिकल को हटाने के लिए यूज किया जाता है और ऐसा होता है कि वही केमिकल इम्प्योरिटीज की तरह काम करने लगता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल BaCl3 is added to remove excess of the sulfate in AlCl3, hence AlCl3 is likely to contain barium as an impurities। तो बेरियम यानी BaCl2 को जब सल्फेट यानी कि सल्फेट को हटाने के लिए यूज किया जाता है, यानी बेरियम को ऐड किया जाता है सल्फेट हटाने के लिए इन AlCl3, बट AlCl3 लाइकली कंटेन द बेरियम। अब क्या होता है, AlCl3 के साथ बेरियम भी क्या हो जाता है, इंप्योरिटीज की तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट बात करें, सॉल्वेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्योरिफिकेशन। सॉल्वेंट यूज इन द प्योरिफिकेशन के लिए ऑफन द सॉल्वेंट यूज इन द प्योरिफिकेशन कैन बी सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज, यानी कि जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उसका भी प्योरीफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर प्योरीफाई सब्सटेंस नहीं हुआ तो वो भी इंप्योरिटीज कॉज कर सकता है। और वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, देयरफॉर इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकिंग, ईरर एंड पैकिंग मटेरियल, जब आप कोई भी पैकिंग कर उसमें ध्यान रखना जरूरी होगा कि जो हमारा पैकिंग मटेरियल है वो किसी केमिकल के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा। अगर वो रिएक्शन कर जाएगा तो वो इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा। इसका एग्जांपल समझते हैं, इफ द एल्यूमिनियम फॉइल फॉर द टैबलेट स्ट्रिप आर अ कैप्सूल फॉर अ लिक्विड फॉर्मुलेशन बॉटल्स ऑफ द सबस्टैंडर्ड क्वांटिटी कैन ऐड द इंप्योरिटीज, यानी कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है टैबलेट और जो कैप्सूल होता है, जो स्ट्रिप बनती है, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वो हमारे टैबलेट या कैप्सूल को इंप्योरिटीज जो है खराब कर सकती है। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग प्रोसेसेस, नेक्स्ट आता है फॉल्टी पैकेजिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी अगर आपकी पैकेजिंग प्रोसेस में अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो भी इंप्योरिटीज की तरह काम कर सकती है, जैसे प्रेसिंग, सीलिंग और यानी हीट के द्वारा होती है। अगर उसमें कोई इंप्योरिटीज आ तो वो आपके प्रोडक्ट को खराब कर सकती है। मैक्रोबियल कंटेमिनेशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ द फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ मे बी ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एज वेल एज फॉल्टी पैकेजिंग, यानी मैक्रोबियल कंटेमिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी ड्रग्स बनाई जाती है, अगर नेचुरल सब्सटेंस से निकालते हैं, अगर उसको अच्छी प्रकार से हम स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हो गई इंप्योरिटीज के सोर्स। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज पढ़ेंगे, impurities are sometimes harmless but are persons more than certain limits, then it will lower the active strength of the substance, the therapeutic effect of the drug also altered by the impurities। impurities क्या होती है, sometimes हार्मलेस होती है, इसमें कोई ज़्यादा हार्म्स नहीं होता है, बट लेकिन एक सर्टन लिमिट तक, उसकी भी एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक ये हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो हार्म कर सकती है। और हार्म करने का मतलब है कि वो जो हमारा ड्रग है उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को वो चेंज कर सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, impurities में ब्रिंग अबाउट एंड इनकम्पैटिबिलिटी इन द ओरिजिनल सब्सटेंसेज एंड कॉज द डिटेरियोरेशन इन द सब्सटेंसेज। इंप्योरिटीज क्या कभी कभी हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ इनकम्पेटेबल होता है। अब इनकम्पेटेबल होता है तो वो हमारे प्रोडक्ट को डिटेरियोरेट कर सकता है, यानी हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। हमें जहाँ तक उम्मीद होगी आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि बोर मत होइएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप लोग को ये इसकी इंपॉर्टेंस पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग इसको एक्चुअली देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने वाला भी टॉपिक है ये, ठीक है। तो बोर होने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लोग एनर्जी के साथ रहिएगा और समझिएगा। Some impurities takes direct participation in the chemical reactions and the change the chemicals behavior of the original substances। कभी कभी impurities जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को चेंज करके उसके ओरिजिनल सब्सटेंस को चेंज कर देती है दूसरे सब्सटेंस में। जैसे मिल्क है, अब मिल्क में हमने नींबू डाल दिया, अब नींबू हम जैसे डालेंगे तो वो क्या करेगा, मिल्क का जो केमिकल नेचर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, फिजिकल नेचर भी चेंज हो जाएगा। यानी फिजिकली वो क्या था, मिल्क क्या था, लिक्विड था, लेकिन अब फिजिकली दही में चेंज हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, सोलिडिफाई हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या होता है, इंप्योरिटीज इफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट, इंप्योरिटीज इवन व्हेन द प्रेजेंट इन द ट्रेसेस में शो अ क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर द सर्टन पीरियड, यानी कि कोई भी इंप्योरिटी है अगर ट्रेसेस अमाउंट में है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी एक सर्टन पीरियड के बाद वो क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक इफेक्ट देती है, इसलिए इंप्योरिटीज ना रखें। जैसे आप अपने बात पे ही रख लें, जो भी आपका ये मीडिया मल्टीमीडिया यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें हैं, वो क्या एक तरह से इंप्योरिटीज की तरह कभी कभी काम कर सकते हैं। आप इसका लिमिटेड यूज करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अनलिमिटेड यूज करने लग गए तो ये एक तरह से आपकी इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा, एक तरह से ये इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा, और ये इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा तो यानी कि ये आपको डिटेरियोरेट करेगा, यानी आपको ये खराब कर देगा। इसलिए फेसबुक व्हाट्सअप यूज है ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, अपने मतलब जिसकी जितनी लिमिट हो उतने लिमिट तक यूज कीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपकी अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज में। सम इंप्योरिटीज प्रोमोट द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड द रिस्पांसिबल फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ द सब्सटेंसेज। कुछ जो इंप्योरिटीज होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करती है, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को कराती है। अब माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी खराब हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल ब्रेड देख लीजिए। अब ब्रेड पे क्या होता है, अगर 2-3 दिन ब्रेड रख दिया जाए तो उस पर क्या फंगस लग जाते हैं। अगर उसको आप प्रॉपर हैंडल केयर में रखें तो वो खराब नहीं होगा, फ्रिज में रखें तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन आपने इसको लापरवाही कर दी, इससे वो क्या हो गया, खराब हो गया।
नेक्स्ट, सम इम्प्योरिटीज में बी एबल टू कैटलाइज अ डिग्रेडेशन देयर बाय द शॉर्टनिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेज। कुछ इम्प्योरिटीज तो ऐसी होती हैं जो ड्रग की लाइफ को ही कम कर देती हैं, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट को कम कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सम इम्प्योरिटीज बाय वर्च्यू ऑफ द अनस्टेबल नेचर लाइक द हाइग्रोस्कोपिक नेचर, oxidizable nature etc can bring about change in the physical properties like the change in appearance, taste, odor, stability etc of the drug substances causing technical difficulty in use as well as formulation। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ इम्प्योरिटीज तो ऐसी होती हैं जो कि हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है, जैसे कि उसके अपीयरेंस को, कलर को, ऑर्डर को, टेस्ट को, स्टेबिलिटी को, सारी चीज़ों को चेंज कर देती है। उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं।